अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये आता हो काम, फिर भी तसल्ली के लिए मुझे सब लोगों को इंश्योर करने के लिए क्या आता है, डिस्काउंटिंग की रिवीजन करा रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालना। क्योंकि अभी जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में मेथड्स करने हैं, फिर वैल्यूएशन में ये काम आएगा और चैप्टर्स में भी काम आएगा, तो बीएफडी में डिस्काउंटिंग होनी है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जिनको तो ये सारा काम बिल्कुल अच्छी तरह आता है, चलो कोई नहीं, दोबारा सुन लें, और जिनको भूल भाल गया है तो वो अब बता रहा हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है मिसाल के तौर पे कि आज और आज से 4 साल बाद पैसे की वर्थ बदल जाएगी। जो आज का 1000 रुपया होगा वो 4 साल बाद के 1000 रुपए के बराबर नहीं होगा। इसको इस सेंस में भी कह सकते हैं कि अगर आज कस्टमर से 1000 मिलना है, अच्छा हम फाइनेंस में पैसों की टर्म्स में एक बात कर रहा हूं, अगर आज कस्टमर से 1000 मिलना है और वो कहता है मैं 1000 4 साल बाद दे दूंगा, तो फिर आज का 1000 4 साल बाद के 1000 के बराबर नहीं होगा। एक जैसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? इन्फ्लेशन हो जानी है। इसके टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों मौजूद है, इसकी रीजंस में से एक सबसे बड़ी रीजन इन्फ्लेशन है। फिर इसके अलावा अगर हमें कस्टमर से 4 साल बाद 1000 मिलने हैं और ऑफिशियली 4 साल बाद ही मिलने हैं, जैसे किसी को लोन दिया हुआ है, लेकिन 4 साल बाद पता नहीं मिले ना मिले, 4 साल बाद क्या हालात हो, आज ही वो हाथ आया हुआ है, वो कह रहा है जी आज 900 लेना तो ले लो, बात खत्म करो, तो हम उससे 4 साल बाद का जो 1000 मिलना है वो आज 900 में भी सेटल करने को तैयार है। इसका मतलब हमारी नजर में आज का 900 4 साल बाद के 1000 के बराबर है। तो क्यों हम आज सेटल करने को तैयार हो गए? क्योंकि हमें रिस्क है कि पता नहीं 4 साल बाद वो हाथ आता भी है कि नहीं आता। तो हम रिस्क की वजह से 4 साल बाद के 1000 रुपए को आज के 900 का बराबर समझ रहे हैं। रिस्क की वजह से पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। इसी को एक और तरह से बोलते हैं, अगर किसी कस्टमर से 4 साल बाद 1000 मिलने हैं और वो आज ही हमें 900 देके सेटल करने की ऑफर कर रहा है, तो हम आज उससे 900 में इसलिए खुश हो जाएंगे क्योंकि आज हो सकता है हमें ऐसा मौका मिल रहा हो कि 900 कहीं इन्वेस्ट करके खुद ही 4 साल में उसको 1000 बना लें। पता नहीं कल वो मौका हो ना हो, तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो हो सकता है कल ना अवेलेबल हो। इन वजहों से पैसे की वैल्यू टाइम के साथ बदल जाती है। अब अगर टाइम के साथ पैसे की वैल्यू बदल जाती है और कल का 1000 आज के 1000 के बराबर नहीं है, तो फिर कल का 1000 आज के कितने के बराबर है? यानी पैसे की वैल्यू किस हिसाब से बदल रही है। इसके लिए कैलकुलेशन के लिए एक रेट आइडेंटिफाई होता है कि इस रेट के एतबार से वैल्यू बदलती चली जा रही है। उस रेट के जरिए कल के इस 1000 की इक्विवेलेंट आज वैल्यू फाइंड करने को डिस्काउंटिंग कहेंगे। और इसी का अपोजिट, अगर आज का 1000 कल के कितने के बराबर है, आज की कल क्या वर्थ होगी, वहां तक पहुंचना कंपाउंडिंग है। अब इसके लिए फार्मूले हैं बुजुर्गों ने बनाए हुए। इस डिस्काउंटिंग के लिए मैं आपको फार्मूले बताता जाता हूं, उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं।
एक तरीका है, एक तरीका नहीं, एक सिनेरियो है कि अगर हमने एक फिगर की डिस्काउंटिंग करनी हो, उसको मैं सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग कह देता हूं। अगर एक अमाउंट की डिस्काउंटिंग करनी हो तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है जिस अमाउंट की डिस्काउंटिंग करनी है और इसको इस शक्ल में भी लिख सकता हूं, जिस अमाउंट की डिस्काउंटिंग करनी है इनटू 1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर -n। ये जो पोर्शन है ना, ये इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। अगर नोट कर रहे हैं तो वहां तक नोटेड। चलें एक वैल्यू लिखें, 25,000 है, 25,000 25,000 रुपए, और ये मिलेगा 7 साल के बाद। 25,000 है जो कि आफ्टर 7 ईयर्स मिलना है। डिस्काउंट रेट 12% है, 12%। प्रेजेंट वैल्यू कितनी? जी 11,300 सही है। चलें, सही कह रहे होंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? 25,000 7 साल और रेट जी 11,309। जी यही कहा मैंने, 11,309। ये हो गई सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग। अच्छा, ये जो अभी मैंने डेटा बोला 7 साल बाद और रेट क्या बोला, इस पोर्शन को सॉल्व करिएगा सिर्फ 12% और -7 0.4523। चलिए 452 काफी है। ये कहेगा, ये कहलाता है डिस्काउंट फैक्टर। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो जिस अमाउंट को डिस्काउंट करना है उसका जो भी रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 11,309। तो जिस वैल्यू को डिस्काउंट करना है उसका रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर जो कि ये है एन्युटी डिस्काउंटिंग। एन्युटी डिस्काउंटिंग
एनविटी का मतलब होता है सीरीज, एक फिक्स्ड अमाउंट है और वो एक सीरीज में रेगुलरली पीरियोडिकली मिल रही है। एनविटी होती है सीरीज ऑफ इक्वल रेगुलर या पीरियोडिक कैश फ्लोज। इसमें मैं अब 3 सिनेरियो बांट रहा हूं। एक सिनेरियो है कि जिस पीरियड का कैश फ्लो उस पीरियड के एंड पे अकर होगा। जिस पीरियड का कैश फ्लो उस पीरियड के एंड पे अकर होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक एसेट रेंट पे लिया है या दिया है तो जो पहले साल का रेंट होगा 6000, वो इस साल में, मतलब ये अगर स्टार्ट है ये एंड है, तो इस लाइन में कहां मिलेगा? ये इधर एंड पे। और जो दूसरे साल वाला 6000 होगा वो इधर दूसरे साल के एंड पे मिलेगा। और जो तीसरे साल वाला 6000 होगा वो इधर तीसरे साल के एंड पे मिलेगा। और जो चौथे साल वाला वो इधर एंड पे मिलेगा। ये है एनविटी, क्योंकि पीरियोडिक कैश फ्लोज हैं और जिस पीरियड का कैश फ्लो है उस पीरियड के एंड पे अराइज होगा। यानी अगर ये टाइमलाइन है तो पहला साल एंड होगा 31 दिसंबर, पहला साल तो 6000 मिलेगा, 31 दिसंबर दूसरा साल तो 6000 मिलेगा, 31 दिसंबर तीसरा साल, 31 दिसंबर चौथा साल। अब अगर हमने इन सब कैश फ्लोज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आज, प्रेजेंट आज, तो एक तरीका तो ये है कि इन चारों को एक एक करके डिस्काउंट कर लें। इसको एक साल पावर के साथ डिस्काउंट, इसको पावर 2 डिस्काउंट, इसको पावर 3, इसको पावर 4। लेकिन एक फार्मूला है जिसमें ये चारों के चारों की टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। वो फार्मूला है, इनमें से चूंकि सब बराबर हैं तो एक कैश फ्लो, उसको आर कह लेते हैं, रेंटल, 1 माइनस 1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर माइनस n और ये डिस्काउंट रेट। इस फार्मूले में ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये सारा, इसको कहते हैं एनविटी फैक्टर। एनविटी फैक्टर कहते हैं इसको। और इस फार्मूले में ये जो सारे अल्फाबेट्स हैं, इस फार्मूले में आर का मतलब ये एक कैश फ्लो है, एन मैं इस एन को जो डिफाइन करता हूं वो है नंबर ऑफ कैश फ्लोज जिनको डिस्काउंट करना है, और असल में वैसे एन नंबर ऑफ पीरियड को कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा था कि 7 साल बाद मिलना है तो पावर एन 7 थी, लेकिन इसमें मैं एन को कैश फ्लोज कहता हूं। और आई का मतलब है ये जो पीरियड्स हैं, पर पीरियड डिस्काउंट रेट कितना है, डिस्काउंट रेट पर पीरियड। अच्छा, फाइनेंस में ये जो आपको जिस भी टॉपिक में डाटा दिया होता है, जो इंटरेस्ट रेट की फिगर है, जो रेट है, डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट, वो बाय डिफॉल्ट एक पर ईयर फिगर होती है। बाय डिफॉल्ट वो एक एनुअल फिगर होती है। इस डेटा में अगर हम मिसाल ले लें कि डिस्काउंट रेट 9% है, तो इस 6000 9% पीवी बताएं। 6000 1 माइनस 1 प्लस 9% पावर माइनस 4, 4 कैश फ्लो जिनकी डिस्काउंटिंग करनी है, डिवाइडेड बाय 9%।
हाँ जी, 9% पे 6,000 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। प्रेजेंट वैल्यू 19438। अच्छा, मैंने ना पहले दिन भी कहा था, आप यहाँ बेशक सीफैब की क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको पावर लेने में भी मसला है ना, मुझे कैलकुलेटर पे बताएं कि तो मैं पास आके बटन भी बता दूंगा। पूछें अगर किसी को कोई भी मसला है तो। बेइज्जती नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूँ। हाँ जी, 19438। और डेटा लिखें। नहीं, 438। 6000 आपने 600 लिख लिया होगा। अच्छा, एक और कैलकुलेशन करें। 4800 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 साल, और डिस्काउंट रेट 12%, 12%। $4,800 payable at end of every year for 5 years, और डिस्काउंट रेट 12%। जी 17303 सारे। चलें एक और कर दें। $3,500 $3,500 payable at end of every quarter for 3 साल, 3 years, और डिस्काउंट रेट 16%, 16%। पता नहीं। 3,500 है, पेएबल एट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 3 साल, 3 years, और डिस्काउंट रेट 16% है, 16%। सर ये रिपीट करते हैं। 3,500 payable at end of every quarter for 3 years, और डिस्काउंट रेट 16%। 32848। हाँ जी, 32848। रेट मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि रेट जो है वो बाय डिफॉल्ट पर एनम होता है। तो हम इस वक्त जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो क्वार्टर है, तो साल का 16% है, तो क्वार्टर का 4% हो गया। तो 3,500
1 माइनस 1 प्लस 4%, 3 साल है, एक क्वार्टर में एक साल में कितने क्वार्टर? 4, तो हो गए 12। 3 2 8 0 8 4 8। क्या गलती कर रहे थे? क्या गलती कर रहे थे? क्या गलती कर रहे थे मैंने कहा? पावर पे 4% पे। अब ओके जी सारे? अच्छा, इस पोर्शन को सॉल्व करिएगा। तो ये बड़ा ब्रैकेट एनविटी फैक्टर 9 पॉइंट, तो 3500 यानी एक कैश फ्लो इनटू ये सारा एनविटी फैक्टर, इस सारे को एनविटी फैक्टर कहते हैं। तो 3500 इनटू एनविटी फैक्टर 9.385। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो एक कैश फ्लो की, तो जिस कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है इनटू डिस्काउंट, और अगर सीरीज है एनविटी तो एक कैश फ्लो इनटू एनविटी फैक्टर। जिस पीरियड से रिलेट कर रहा है कैश फ्लो, उस पीरियड के स्टार्ट पे ही मिल जाता है। जिस पीरियड का कैश फ्लो उसके स्टार्ट पे मिल जाता है। मिसाल के तौर पे यही फिगर लेता हूं मैं कि जो ईयर 1 वाला 6000 है वो इस ईयर में किस पॉइंट पे मिल जाएगा? स्टार्ट पे, वो यही मिल जाएगा 6000। जो ईयर 2 वाला 6000 है वो ईयर 2 के शुरू में यहीं पर मिल जाएगा। जो ईयर 3 वाला 6000 है वो ईयर 3 के शुरू में यहां मिल जाएगा। और ईयर 4 वाला 6000 ईयर 4 के शुरू में यहां। इन 4 कैश फ्लोज की 6,000 वाले अगर डिस्काउंट रेट वही 9% हो तो प्रेजेंट वैल्यू, इसका क्या आंसर बोला था? इसका क्या आंसर था? अब बताते चले, बोला था तो बोला था 6,000 और रेट 9%। इसका आंसर था 19438। 19438, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू का आंसर था। अच्छा, अब भी 4 है कैश फ्लोज, अब भी ईयर वही 4 साल ही है। डिस्काउंट रेट अगर अब भी 9% हो तो क्या अब भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू यही होगी 19438? जी नहीं, लेकिन है तो वही 4 साल। ईयर 1 का अब भी 6000 है, ईयर 1 का तब भी 6000 था। तो इसलिए फर्क पड़ता है कि ईयर 1 के किस पॉइंट पे पैसे मिल रहे हैं। ईयर 1 के पैसे एंड पे मिलना, ईयर 1 के शुरू में मिलना एक बात नहीं हुई। फिर जब एक बात नहीं हुई तो इसका मतलब डिस्काउंटिंग के लिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 कोई चीज नहीं है। डिस्काउंटिंग के लिए टाइम लाइन है और उस टाइम लाइन के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये टाइम लाइन के पॉइंट्स हैं। यहां पर ये पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, ये वाला 6000, ये आपको ना
ये जो मैंने बात इस वक्त की है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवालों में खास तौर पे बड़ी जरूरी है, ये बात याद रखना। वैसे तो पिक कर ली है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सबको ही समझ आई होगी बात। ये जो 6000 है ये ईयर 3 का है, ईयर 3 यानी रिलेट ईयर 3 से कर रहा है, इसकी पहचान 2003 है अगर चलो, ये कैश फ्लो रेटेड ईयर 3 से, लेकिन टाइम लाइन पे कहां प्लेस्ड है, पॉइंट नहीं 0 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हैं, ये टाइम लाइन में पॉइंट्स हैं। डिस्काउंटिंग का ताल्लुक पॉइंट से है कि टाइम लाइन में कहां पर है। तो ये 6000 रिलेट कर रहा है ईयर 3 से, लेकिन टाइम लाइन में ये किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट 2 पे। ये वाला 6000 है ये ईयर 2 से रिलेटेड, लेकिन टाइम लाइन पे कहां प्लेस्ड है, पॉइंट 1 पे। ये वाला 6000 ईयर 3 से रिलेट कर रहा है पहचान के एतबार से, और टाइम लाइन पे कहां प्लेस्ड है, पॉइंट 3 पे। तो डिस्काउंटिंग का ताल्लुक ईयर 1 2 3 से नहीं है, टाइम 0 1 2 3 पॉइंट से है। तो अब चूंकि ये 6000 ऑलरेडी पॉइंट 0 पे मौजूद है, तो इसकी डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है, इसकी यही है प्रेजेंट वैल्यू। जबकि बाकी डिस्काउंट वाले कितने रह गए, 3, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी ही होगी, और बाकी 3 हैं तो इनके लिए वही फार्मूला लग जाएगा। तो इस केस में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला एक कैश फ्लो एज इट इज प्लस बाकियों के लिए, बाकी 3 के लिए वही फार्मूला। एडवांस भी कहते हैं इसको, कि कैश फ्लो अराइज हो रहा है इन एडवांस। तो एडवांस के लिए अगर डिस्काउंटिंग करनी हो, तो जो पहला वाला कैश फ्लो है चूंकि वो अभी मिल रहा है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी यही है, ये एज इट इज आ गया, और बाकी 3 रह गए डिस्काउंट करने वाले, पावर 3 हो गई, क्योंकि डिस्काउंट 3 को करना है हमने। तो अब ये पावर 3 के साथ वही फार्मूला लग जाएगा। इस सवाल का क्या आंसर बना, अगर डिस्काउंट रेट 9% हुआ, नहीं मैंने तो एन कहा ही उन कैश फ्लोस को है जिनकी डिस्काउंटिंग करनी है। तो कितने कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग करनी है, 3 की, तो पावर 3। जी क्या आंसर बना इसका, 21188। चलो ये कर लें नोट, तो फिर इसका सवाल करते हैं। जिन कैश फ्लोस की हमने डिस्काउंटिंग करनी है, तो वो 3 है जिनकी डिस्काउंटिंग करनी है। चलें डाटा लिखें। 5500 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 months, 5500 5500 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 महीने फॉर 5 years, और डिस्काउंट रेट 12%। डेटा रिपीट कर रहा हूं, 5500 रुपए पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 months फॉर 5 years, और डिस्काउंट रेट 12%।
48878. फोर टू नाइन जीरो नाइन। हाँ जी, 42909 नहीं, 42909। एक 5500 ऐसे ही प्लस 5500 1 माइनस रेट साल का होता है। तो अगर मैंने बताया है कितना 12% तो 6 महीने का हो गया 6%। और पावर माइनस 5 साल हैं और हर साल 2 कैश फ्लोज हैं, 10 हो गए, एक वो है, तो 9 है जिनकी डिस्काउंटिंग करनी। फोर टू 909। हाँ जी, चलें, इसमें गड़बड़ हुई तो चलें एक और कर दें। $4,000 at start of every month, $4,000 at start of every month for 4 साल, 4,000 रुपए पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ फॉर 4 साल, और डिस्काउंट रेट है 18%, 18%। %18। $138,213। जी डन सबसे। 138। क्या कैश फ्लो है? 4,000। एक 4,000 एज इट इज प्लस 4,000
साल का 18% है तो महीने का हो गया 1.5%। 1 प्लस 1.5% डिवाइडेड बाय 1.5%। कितने साल है? तो 4 साल 12 48 महीने हो गए। एक वो है 47। तो 138213। ठीक है भाई, क्या गलती कर रहे थे? अच्छा, इन दोनों में कॉमन बात यह है कि अगर ये मैं एक इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और वो प्रोजेक्ट कैश फ्लो जनरेट करना शुरू करेगा, तो इन दोनों में कॉमन बात यह है कि प्रोजेक्ट पहले ही साल से कैश जनरेट करना शुरू कर देगा। इन दोनों मिसालों में मैंने कैश फ्लो ईयर 1 में ही ले लिया है। हाँ, दो बातें हैं, इधर ईयर 1 के एंड पे है, इधर ईयर 1 के स्टार्ट पे है, लेकिन प्रोजेक्ट ने पहले ही साल कैश जनरेट करना शुरू कर दिया। ये इन दोनों में कॉमन है। इसको बोरिंग कहना है, बोरिंग कह लें कि एसेट लीज पे लिया है और पहले ही साल से हमने रेंट पे करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों में कैश पहले साल से ही अराइज होने लग गया। तीसरा सिनेरियो ये है कि जिसमें ये कैश फ्लो अराइज होना पहले साल से नहीं, किसी और बाद वाले साल से हो। जैसे अगर लीज पे एसेट लिया है तो लीज वाले रेंट हॉलिडे दे दें कि 3 साल आप किराया ना दें, चौथे साल से किराया देना शुरू करें। तो अब ये इन दोनों से चेंज हो गई बात। पहले 3 साल खाली चले गए। इसी तरह किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और वो प्रोजेक्ट 4 साल बाद जाके पैसे देना शुरू करेगा, तो ये भी इन दोनों से डिफरेंट हो गई बात। तो इस तीसरे सिनेरियो को मैं कह देता हूं डिलेड एन्युटी। डिलेड एन्युटी डिलेड एन्युटी की मिसाल सेम डाटा यूज कर लेता हूं मैं। 6000 6000 और 6000। लेकिन अब ये मिलना शुरू ईयर 4 से होगा। पहले 3 साल कुछ नहीं मिलेगा। ये लाल वाला 6000 किस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लेस्ड है टाइम लाइन में? हाँ जी, वन 0 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लाइन पे ये 0.5 के ऊपर प्लेस्ड है। अब ये कैश फ्लोज हैं वही 4 ही, लेकिन ये 4 कैश फ्लोज अब टाइम लाइन के एतबार से यहां पर क्या हो रहा था, पहले ही साल से कैश जनरेट हो रहा था। अब 3 साल का आ गया गैप, 3 साल के बाद जाके कैश जनरेट होना शुरू होगा। इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए है, चूंकि ये एन्युटी है, एन्युटी क्योंकि हर साल का बराबर कैश फ्लो है और कितने हैं 4, तो इसलिए 6000 और पावर तो 4 ही यूज होगी। एन्युटी है पावर 4, किस पावर 7? पावर 4, क्योंकि कैश फ्लोस 4 है। जब इस पे यही वाला फार्मूला लगाएंगे 6000 1 माइनस 1 प्लस 9% सेम अज्यूम कर लो तो पावर 4, तो आंसर क्या आएगा 19438।
इस कैश फ्लो के लिए फार्मूला यही लगेगा और पावर 4 ही लगेगी, क्योंकि कैश फ्लोज ही 4 हैं। तो फिर ये और ये एक ही जैसी बात हुई? नहीं। तो फिर फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू वाला क्यों लगा दिया? क्योंकि ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का होता ही नहीं है। ये फार्मूला कर क्या रहा है? ये फार्मूला कर ये रहा है कि एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो को समेट के, जैसे वो बहुत सारे वो, अब जैसे ये मैंने उतारा ना, अब ये जगह जगह पड़े हो, मैं इनको समेट के ऐसे चुरमुर करके एक बॉल बना दूं, तो ये फार्मूला क्या कर रहा है कि इन सब को मिला के एक वैल्यू बना रहा है, और वो वैल्यू टाइम लाइन पे कहां प्लेस कर रहा है? इन के पहले कैश से एक पॉइंट पीछे। ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का नहीं है, ये फार्मूला इस सीरीज को एक वैल्यू में कन्वर्ट करता है और उस वैल्यू को पहले कैश से एक पॉइंट पीछे प्लेस कर देता है। इस मिसाल में भी कर वो यही रहा था, यानी ये फार्मूला जब लगाया था तो उस फार्मूले ने इन चारों कैश फ्लोज को एक वैल्यू में समेटा, और वो वैल्यू कहां प्लेस कर दी टाइमलाइन पे? पहले कैश से एक पॉइंट पीछे। चूंकि वो एक पॉइंट पीछे 0 था, इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू कह दिया। यहां पर आंसर यही आया है 19438, लेकिन इस फार्मूले का आंसर यानी इन चारों को एक वैल्यू में लाना इस टाइम लाइन पे कहां प्लेस हो गया? टाइम 3 पे, लेकिन चाहिए प्रेजेंट वैल्यू थी। तो अब ये 19438 एक वैल्यू बन गई या 19438 19438 19438? तो एक वैल्यू, तो इस एक वैल्यू पे सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग लगाएं और इसको पावर 3 डिस्काउंट करके यहां तक ले आए। ये एक ही फ्लाइट से यहां तक पहुंच गया, ये पहले फ्लाइट से यहां तक पहुंचेगा, फिर बस में बैठ के वहां तक पहुंचेगा। तो इस सीरीज में डिस्काउंटिंग करने के लिए 2 दफा डिस्काउंटिंग करनी पड़ी। पहले एनविटी डिस्काउंटिंग, जिसका आंसर पहले कैश से एक पॉइंट पीछे पहुंचेगा, और फिर इसको सिंगल अमाउंट 0 तक लाना पड़ेगा पावर 3 के साथ। अब इस 19438 1 प्लस 9% पावर -3 15009, ये होगी असली प्रेजेंट वैल्यू इस सीरीज की। अच्छा, यही वाली कहानी एक और जगह अप्लाई करके देता हूं। इस सीरीज में कैश फ्लोज कितने हैं? 4। तो अगर इसके ऊपर भी यही वाला फार्मूला लगा दें, यानी पावर 4 वाला फार्मूला, क्योंकि अगर इस पे भी वही पावर 4 वाला फार्मूला लगा दूं, क्योंकि कैश फ्लोज 4 हैं, तो ये फार्मूला क्या करेगा? नहीं लगा सकते, कोई मसला नहीं। तो ये फार्मूला क्या करेगा? इन सारे कैश फ्लोज को एक वैल्यू में लपेटेगा और वो वैल्यू पहले कैश से एक पॉइंट पीछे फेंक देगा। और वो जो एक पॉइंट पीछे है -1 है। पावर 4 लगा के इसका आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेट किया हुआ है। 19438। ये 19438 किस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लेस्ड है? लेकिन हमें तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो इसको एक पॉइंट आगे ले जाए, इसको एक साल कंपाउंड कर लें, इस 19438 को एक साल 9% पे आगे बढ़ा लें,
तो ये फार्मूला एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो को एक पॉइंट पीछे फेंक देता है। ये सारी एनवीटी डिस्काउंटिंग है। नोटेड। सवाल लिखें। लीज टर्म 10 years, lease rentals 75,000 payable at end of every year for first 6 years, or 45,000 payable at end of every year for last 4 years। पहले 6 साल रेंट 75,000 है पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर, और पहले 6 साल, और आखिरी 4 साल 45,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर है। और इम्प्लिसिट डिस्काउंट रेट है 11%। ग्यारह %। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स बताएं। क्या जी? 4 रह गए। पहले 6 साल 75,000 है और अगले 4 साल जो है वो 45,000 है, और इंटरेस्ट रेट 11% है, 11%।
हाँ जी 391 सही है। जो पहले 6 साल है वो तो नॉर्मल एन्युटी है 75,000। इक्वालिटी को फोकस का अवस्था तो नहीं होगा ना। 75,000 1 माइनस 1 प्लस 11% पावर माइनस 6, क्योंकि ये 6 कैश फ्लोज हैं। इनका आंसर क्या बन गया अगर अलग अलग निकाला तो 317 290। और जो 45,000 है तो ये 4 कैश फ्लोज, पावर तो 4 आएगी, लेकिन ये जो 4 कैश फ्लोज है ना ये ईयर 7, 8, 9, 10 है। तो इस फार्मूले से इनका आंसर जो आएगा वो टाइम 6 पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, या टाइम लाइन बना के बताऊं? वो टाइम 6 पे प्लेस हो जाएगा। जब वो टाइम 6 पे प्लेस हो जाएगा तो उसको फिर हमें सिंगल अमाउंट करके पावर -6 वापस लाना पड़ेगा। ये बन जाएगा 74641। तो टोटल बन गया 391,931। जी सबसे टाइमलाइन बनाते हैं सर, सेकंड वाले ये जो नीचे 74641। अच्छा बनाता हूं। नहीं मैंने उसको यूज करना है ना।
75 और 45। जब आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो उसका आंसर एक पॉइंट पीछे यानी यहां आ जाएगा, तो उसको फिर पावर 6 सिंगल अमाउंट डिस्काउंट करना पड़ेगा। जी और कोई जरा सी भी कंफ्यूजन इसमें? परपेचुटी, परपेचुटी है तो सीरीज ही, लेकिन इसमें एंड नहीं है, ये क़यामत तक चलता रहेगा। है ये एनविटी ही, लेकिन इसका टाइम पीरियड इनडेफिनेट है, यानी एन पता नहीं। चूंकि ये एनविटी है इसलिए हैं इसमें तो यही 3 सिनेरियोज। जिस पीरियड का कैश फ्लो उस पीरियड के एंड पे राइज होगा, जिस पीरियड का कैश फ्लो उस पीरियड के स्टार्ट पे राइज होगा। लेकिन इन दोनों सिनेरियोज में कॉमन बात क्या है? नहीं पहले साल में है कि पहले ही साल से कैश जनरेट हो रहा है, जबकि इसमें बाद में हो रहा है। तो इन्हीं तीनों सिनेरियोज में परपेचुटी भी हो सकती है। अब अगर परपेचुटी होगी तो वो ऐसे होगी, $6,000 पहले ही साल के एंड पे, हर साल के एंड पे, और बस होता ही जाएगा। चूंकि एनविटी है तो फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन इस फार्मूले में एन इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब पावर एन इन्फिनिटी आ जाएगी, पावर माइनस इनडेफिनेट है, यानी एन पता नहीं। चूंकि ये एनविटी है इसलिए हैं इसमें तो यही 3 सिनेरियोज। जिस पीरियड का कैश फ्लो उस पीरियड के एंड पे राइज होगा, जिस पीरियड का कैश फ्लो उस पीरियड के स्टार्ट पे राइज होगा। लेकिन इन दोनों सिनेरियोज में कॉमन बात क्या है? नहीं पहले साल में है कि पहले ही साल से कैश जनरेट हो रहा है, जबकि इसमें बाद में हो रहा है। तो इन्हीं तीनों सिनेरियोज में परपेचुटी भी हो सकती है। अब अगर परपेचुटी होगी तो वो ऐसे होगी, $6,000 पहले ही साल के एंड पे, हर साल के एंड पे, और बस होता ही जाएगा। चूंकि एनविटी है तो फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन इस फार्मूले में एन इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब पावर एन इन्फिनिटी आ जाएगी, पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा। ये और पीछे फार्मूला रह जाएगा R इंटू 1/i। तो परपेचुटी हो नॉर्मल वाली, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला R इंटू 1/i।
इधर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, ये 0 हो गया, आर प्लस आर इंटू 1/i। आर एक एज इट इज और बाकियों के लिए आर इंटू 1/i। ये वाला आर ऐसे ही और बाकी यही वाली बात। और अगर परपेचुटी हो लेकिन डिलेड हो, हाँ जी, परपेचुटी हो लेकिन डिलेड हो, तो पहले ये जो सीरीज चल पड़ी इसके लिए R1/i ये आंसर आएगा और उसको फिर वापस सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग। चलें एक सवाल लिखें। A project will generate following cash flows. $10,000 immediately, 10,000 immediately,
25,000 at end of every year, from year 4 to year 8. $30,000 at start of every year, from year 10 to year 12. और 5,000 at end of every year है उर्दू वाला और 5,000 at end of every year from year 15 onwards, यानी 15 में भी और onwards में भी. और डिस्काउंट रेट है 10%, 10%. टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सारे कैश फ्लोज.
पता नहीं, देखता हूँ। इतनी सारी वैरायटियां। पहला क्या है? 10,000 मिल जाएगा इमीडिएटली। फिर उसके बाद ये टाइम जीरो पे, T0 टाइम जीरो। फिर उसके बाद जो कैश फ्लो मिलना है 25,000 एट एंड ऑफ एवरी ईयर, वो मिलना है ईयर 4 से लेके ईयर 8 तक। 4, 5, 6, 7, 8, 5 साल वो मिलना है T4 से लेके T8 तक। 25,000 मिलना है, क्योंकि 5 कैश फ्लोज हैं तो पावर आ जाएगी 5। 1 प्लस 10% -5। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो ये कैश फ्लो 4 से मिलना शुरू होने, तो 1 पॉइंट पीछे टाइम 3 के ऊपर आंसर आएगा। तो उसको फिर हमें 1 साल डिस्काउंट कर 3 साल डिस्काउंट करके 0 पे लाना पड़ेगा। 7120 2 या 1 टेक्निकल इशू है बहुत, बता दें, देख लें। 2 फिर उसके बाद कितना मिलना है? 30,000। और ये मिलना है ईयर 10 से ईयर 12, 10, 11, 12 3 कैश फ्लोज मिलने हैं। लेकिन ईयर 10 के स्टार्ट का मतलब है टाइम 9। टाइमलाइन बना दूं कि ठीक है? ईयर 10, 11, 12, लेकिन मिलना है उस साल के एडवांस में, यानी टाइमलाइन के एतबार से ये 9, 10, 11 पे फॉल करेगा। चूंकि 3 है तो पावर आ जाएगी 3। इनका जो आंसर आएगा वो टाइम 8 पे आएगा, तो उसको फिर हमें 8 साल और डिस्काउंट करना पड़ेगा। 3480। और उसके बाद मिलेगा 5,000 ईयर 15 ऑनवर्ड, यानी टाइम 15 ऑनवर्ड्स। तो इस पे लगेगी पहले तो परपेचुइटी डिस्काउंटिंग, जो कि होगी 1/10%। और ये मिलना है टाइम 15 पे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 14 पे आ जाएगा। उसको फिर हमें 14 साल डिस्काउंट करना पड़ेगा। 13167।
बस अच्छा ठीक है 50,000 129,173 जी जनाब, डिस्काउंटिंग से रिलेटेड कोई भी जरा सी भी कंफ्यूजन? जी सर आपको बताएं। वो सही आपने इसमें एक लॉजिक बताया था, वो थोड़ा ये जब डिस्काउंट करते हैं किसी को भी एक साल पीछे आ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। ये जो 25-25 हजार मिल रहा है, जब इस पे फार्मूला लगाएंगे और वो आंसर इससे 1 पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो ये कह रहे हैं आप कि 1 पॉइंट पीछे क्यों आ रहा है? ये 8 इयर्स के लिए था ना सर? नहीं, ये जो सिनेरियो लिखवाया आपने कहा ये 8 इयर्स के लिए नहीं था। एवरी ईयर एंड फ्रॉम ईयर 4 टू हाँ, तो मुझे ईयर 4 तक यानी कि ईयर 4 एंड के ऊपर 25,000 बिल्कुल ऐसा ही है। तो 5, 6, 7, 8 तक 4 से 5, 6, 7, 8 4 साल 5 हो गए ना, 5 कैश फ्लो बन गए ना। ये सामने लिखा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 4 के स्टार्ट करें, ठीक है, पावर 5 हो गई। तो अब वो 1 पॉइंट पीछे क्यों आ रहा है, ये पूछ रहे हैं आप? प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा। अब नहीं, प्रेजेंट नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है, इसको टर्मिनल वैल्यू कह सकते हैं। ये इस सीरीज को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, और वो वैल्यू है एट स्टार्ट ऑफ द ईयर 4 ईयर। ये जो वैल्यू है ये ईयर 4 के स्टार्ट पे पहुंच गई, बिल्कुल ठीक है, यानी टाइम 3 पे पहुंच गई। देखिए हर जब भी एंड ऑफ 3 कह लें, यानी ये ईयर 4 का स्टार्ट वो भी 0.3 है और ईयर 3 का एंड वो भी 0.3 है। अब ये 1 पॉइंट पीछे क्यों आ रहा है? हर जब भी हम कोई प्रोसेस लगाते हैं ना, उस प्रोसेस की अपनी कोई इनहेरेंट लिमिटेशन है। जैसे एक मुझे मिसाल याद आई कि हमने अगर रस्सी या पाइप लपेटना है और बहुत सारा पाइप होता है, उसको लपेटने का तरीका होता है कि जो है वो ये ऐसे कोनी के साथ। अच्छा, अब ये एक प्रोसीजर हो रहा है पाइप लपेटने का। इस प्रोसीजर की एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो जो एक राउंड होगा वो इतना है, क्योंकि मैं लपेट ऐसे रहा हूं। अगर मैं उसको एक इतने बड़े उस पे जैसे वो रिंग है उसके ऊपर लपेटूंगा तो जो एक राउंड होगा वो इतना होगा। जब भी कोई भी प्रोसीजर लगाया जाता है उस प्रोसीजर के अपने इनहेरेंट, जैसे सीढ़ियों से उतरना है, अब जब सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे तो एक एक स्टेप की कितनी ऊंचाई होगी,
जितनी सीढ़ी की चौड़ाई है। अगर बड़ी सीढ़ियां होंगी तो हमारा एक स्टेप इतना होगा, छोटी सीढ़ियां होंगी तो इतना होगा। कोई भी प्रोसीजर लग रहा है तो उस अपने प्रोसीजर की कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना, जिसमें पावर ये जो डिस्काउंट रेट है, ये जो पीरियड है, ये 1 साल है। तो आप समझिए ये सीढ़ी का एक एक स्टेप एक एक साल का है। जब ये फार्मूला इनको खींचता है तो वो एक सीढ़ी पीछे ले आएगा। ये इस फार्मूले का तरीका है कि ये खींच खींच के एक एक सीढ़ी खींच खींच के ऊपर पहुंचा हुआ है, उसको खींच खींच के हम नीचे लेके आ रहे हैं। तो जब सारी वैल्यूज को खींच के नीचे ले आएंगे तो वो पहली वैल्यू को भी एक सीढ़ी नीचे ले आएगा। ये सीढ़ियां हैं। तो इस फार्मूले का काम ये हो रहा है कि ये जब इनको खींच के नीचे लाता है तो पहली फिगर को भी एक सीढ़ी नीचे ले आता है। तो ये जो टाइम लाइन है इस पे एक पॉइंट पीछे आ जाएगा आंसर। पता नहीं मैं समझा सका कि नहीं समझा सका। इस डिस्काउंटिंग का बीएफडी के अंदर काफी चैप्टर्स में इस्तेमाल होना है। और ये जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड कराई है, ये चूंकि रिपोर्टिंग वाले स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल कर दूंगा, तो ये काफी स्टैंडर्ड्स में डिस्काउंटिंग होनी है यूज। ठीक है, इस क्लास को मैं यही एंड करता हूं ताकि फिर उनसे भी शेयर कर सकूं। अब लेक्चर 7 लगाते हैं।